हेलो। जी नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। आज की जो हमारी क्लास है उसमें हमारा टॉपिक है पर्यटन के आधार पे वर्णों का वर्गीकरण। और पर्यटन के आधार पे वर्णों के वर्गीकरण में हम आज पढ़ेंगे प्यारे दोस्तों आभ्यंतर और बाह्य पर्यटन के बारे में। तो इसमें पांचवा हमारा सेक्शन है वर्णमाला का, और वो है पर्यटन के आधार पे वर्णों का वर्गीकरण। पर्यटन पर्यटन के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। तो ये जो वर्गीकरण होता है हमारा, ये होता है प्यारे दोस्तों दो प्रकार से। इनमें एक होता है हमारा बाह्य पर्यटन, एक क्या होता है बाह्य पर्यटन, और दूसरा होता है अभ्यंतर अभ्यंतर पर्यटन। बाह्य जो पर्यटन है वो दो प्रकार का होता है। बाह्य पर्यटन दो प्रकार, इन दो प्रकार में एक आता है हमारा घोषत्व के आधार पर, घोषत्व के आधार पर, और दूसरा आता है प्राणत्व के आधार पर। प्राणत्व के आधार, यहां इसको हम ये भी कह सकते हैं कंपन के आधार पर। वर्णों में कुछ में कंपन होता है, कंपन के आधार पर। और इसको कह सकते हैं हम वर्णों के उच्चारण के दौरान जो वायु निकलती है, वायु के आधार पर, वायु के आधार। क्योंकि यहां इसका जो मीनिंग है, इस घोष का जो मीनिंग है वो है प्यारे दोस्तों कंपन। घोष का मीनिंग क्या है आपका कंपन, और इस प्राण का जो मीनिंग है वो है वायु। यानी कि वर्णों का जब हम उच्चारण करते हैं तो कुछ वर्णों में गूंज होती है, कंपन होता है, और कुछ में नहीं होता है। वर्णों का जब हम उच्चारण करते हैं, चाहे वो स्वर हो या व्यंजन हो, कुछ में वायु कम निकलती है और कुछ में वायु ज्यादा निकलती है। तो वायु के कम और ज्यादा निकलने के आधार पे प्राणत्व हो गए, और कंपन वाइब्रेशन होने के आधार पे आपका घोषत्व कहलाया। तो ये अपने आप में जो घोषत्व है ये भी दो प्रकार का है। ये जो घोषत्व है ये कितने प्रकार का है? दो प्रकार का। तो इसमें से पहला भेद लिया हमने घोषत्व के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। घोषत्व के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण, और ये होते हैं हमारे दो प्रकार से। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अंतर्गत क्या है जी, वर्णमाला के वर्णमाला के कुछ वर्णों का, वर्णमाला के वर्णों का कुछ
कि कुछ वर्णों का उच्चारण करते समय कंपन अर्थात झंझकार, जिसको झंझकृत भी कहते हैं, कंपन अर्थात झंझकार उत्पन्न होती है। कुछ वर्णों में कंपन और कुछ वर्णों में कंपन अर्थात झंझकृत नहीं पाया जाता। तो इसी के आधार पे हम क्या कर रहे हैं, घोष मतलब कंपन, वाइब्रेशन। क्लियर? तो यहाँ पर ये दो जो प्रकार है, इनमें से प्यारे दोस्तों एक हो गया हमारा, यहाँ पर इधर लिख लेंगे, इन दो प्रकारों में एक हो गया हमारा सघोष या घोष वर्ण। अब इस सघोष या घोष वर्ण के अंदर हमारे कौन कौन से वर्ण आते हैं? इसके अंतर्गत आते हैं प्यारे दोस्तों सभी जो 11 हमारे स्वर होते हैं, ये हमारे क्या कहलाते हैं? घोष कहलाते हैं। स्पर्श व्यंजन में, ठीक है, इसको हम ऐसे लिख लेंगे, यहाँ पे स्वर में सभी 11 स्वर स्पर्श व्यंजन में कैसे लेकर स्पर्श व्यंजन में प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आपका क्या हो गया? स्पर्श व्यंजन में घोष, जिसमें वाइब्रेशन पैदा हुआ। क्या हो गया इसमें? आपका घोष, जिसमें वाइब्रेशन पैदा हुआ। यहाँ तक चीजें क्लियर है? ऑडियो वीडियो में कोई दिक्कत नहीं है? आपको आवाज क्लियर सुनाई दे रही है? और जो मैं लिख रहा हूँ वो अगर चीजें समझ में आ रही है तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। जी, एक बच्चे को दिक्कत है साउंड में, तो मनोज, रजत, पुनित, मुकेश, अरविंद, अनूप, पंकज, भारती, संगम, आशीष, अश्वनी, राधा, सरोज, अभिनव, मुकेश, आजाद, यशपाल, अगर ये सारी चीजें क्लियर है ऑडियो वीडियो तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। कई बार आप अपने मोबाइल की जो आवाज होती है उसको कम रखते हैं, ताकि जिसकी वजह से आपको यहाँ दिक्कत होती है। इसके बाद स्पर्श के बाद आपने क्या पढ़े थे? अंतस्थ वर्ण, या फिर जिसको हम क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन। तो अंतस्थ व्यंजन में क्या आता है आपका? अंतस्थ व्यंजन में आता है आपका ये, रे, ले और वे। इनकी संख्या कितनी हो गई? ये तो हो गए जी आपके 11। ये कितने हो गए आपके? 11 स्वर वर्ण। ये हो गए जी आपके यहाँ पर 15। ये कितने हो गए आपके?
15 वर्ण आपके ये हो गए। ये कितने हैं जी आपके, ये 4 हैं। और इसके बाद में यहाँ पे जो है आपका एक क्या है, ऊष्म व्यंजन। और जो ऊष्म व्यंजन है उसमें आता है अकेला आपका है, तो इसकी संख्या हो गई आपकी 1। अब जब मैं यहाँ बात करता हूं तो मैं लिखूं यहाँ पे वर्णमाला में, वर्णमाला में वर्णमाला में कुल घोष वर्ण 15 और 4 19 और 1 20, 20 और 11 कितने हो गए, 31 वर्ण हैं। अगर वो व्यंजन में पूछेगा तो फिर आप ये काउंट करोगे, इसमें से कितने हो गए, आप 31 में से 11 निकाल दोगे। ये तो 15 हो गए स्पर्श व्यंजन में, 4 आपके अंतस्थ हो गए और 1 आपका है वर्ण है, ये भी क्या है, घोष है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना, टोटल 52 वर्णों में से आपके 31 वर्ण जो है वो घोष है, जिनमें वाइब्रेशन होता है, जिनमें कंपन होते हैं। जब आप उच्चारण करोगे, जैसे यह का उच्चारण कर रहे हो आप, तो यह को आप लंबा खींच रहे हो, यह का जो उच्चारण किया है आपने, तो यह को क्या कर रहे हो आप, लंबा खींच रहे हो। ऐसे ये रे ले वे, तो इसमें कंपन होगा। ऐसे प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा, यानी कि अंत के तीनों स्पर्श व्यंजन में, जैसे कै खे गै घै होता है, तो पहला कै खे छोड़ दो, इसके बाद ये गै आ गया, घै आ गया, घै आ गया, प्रत्येक वर्ग का। ऐसे च वर्ग में च छ छोड़ दो, बाकी 3 जो बच गए। ट वर्ग में ट ठ छोड़ दो, त वर्ग में त थ छोड़ दो, प वर्ग में प फ छोड़ दो, तो बाकी लास्ट के जो तीनों हैं स्पर्श व्यंजन में, वे आपके क्या कहलाएंगे, सघोष अर्थात घोष। तो घोष किसे कह रहे हैं, जहां कंपन हो। तो इनमें क्या होगा, इन सब वर्णों में कंपन होगा। कंपन को क्या कहते हैं, कंपन को कह रहे हैं झंझकार। कंपन को क्या बोलेंगे, झंझकार बोलेंगे। इसी को क्या बोलेंगे, झंझकर्त बोलेंगे। इसी को क्या बोलेंगे, झंझकर्त। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इनमें क्या होगा, झंझकार उत्पन्न होगा, झंझकर्त होगा। ठीक है, अब आ जाओ आप, दूसरा है आपका यहाँ अघोष। अघोष, अघोष वर्ण की खासियत क्या है, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय कंपन या झंझकार, कंपन या झंझकार उत्पन्न ना हो, कंपन या झंझकार उत्पन्न ना हो, क्या कहलाता है आपका, अघोष वर्ण कहलाता है। इसके अंतर्गत क्या आएंगे जी, स्वर में तो सारे 0 हो गए, जो स्वर वर्ण है उसमें हो गए जी आपका यहाँ 0। ठीक है, कोई भी वर्ण जो है आपका स्वर में कोई नहीं है, और वर्णों की संख्या हो गई आपकी 0। तो यहाँ मैं क्रॉस लगा देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ 0 वर्ण जो है, यानी कि कोई भी स्वर आपका अघोष नहीं है। क्यों, क्योंकि आपने स्वर वर्ण यहाँ ले लिए। इसके बाद में स्पर्श में भी नहीं है कोई भी, स्पर्श व्यंजन में पहला दूसरा। ठीक है, तो रट्टा नहीं मारना है। स्पर्श व्यंजन में प्रत्येक वर्ग का पहला व दूसरा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पहला व दूसरा। टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल हो जाएंगे आपके 10 वर्ण। एक में 5 होते हैं तो 2 है ना, ये पहला दूसरा। क्यों, क्योंकि तीसरा चौथा पांचवा कहाँ ले लिया आपने, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है। तो यहाँ पे वो है कि इसमें
सघोष घोष में। तो अघोष में क्या आ गया, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, जैसे क वर्ग में कैक है, चैच है, टैट है, ठीक है, तैत है, पैप है, ये सारे हो गए। इसके बाद में फिर यहाँ पर अंतस्थ आपका है नहीं, ठीक है, क्योंकि अंतस्थ तो आपने वहां पे ले लिया। तो ये है अंतस्थ व्यंजन। तो अंतस्थ व्यंजन में यहाँ पे कोई भी वर्ण नहीं है आपका, और इसकी जो संख्या आ गई वो क्या आ गई, 0 आ गई। इसके बाद में फिर क्या है आपका यहाँ ऊष्म है, ऊष्म व्यंजन। तो ऊष्म व्यंजन में क्या होगा जी, आपने है उधर ले लिया, यहाँ जो आप लोगे वो किसको लोगे, ये लोगे आप से और ये वाला से, और इनकी संख्या कितनी हो गई, इनकी संख्या हो गई आपकी 3 वर्ण हो गई। इनकी संख्या कितनी हो गई आपकी 3। तो 10 और 3 13 वर्ण हो गए यहाँ, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। स्वर आपने ले लिए उधर, स्पर्श व्यंजन में बच गया पहला दूसरा, अंतस्थ चारों ले लिया आपने उधर। तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी स्वर और कोई भी अंतस्थ आपका अघोष नहीं है, क्योंकि वो यहाँ पे आपने अंतस्थ यह 4 रूप में ले लिए, ठीक है। स्वर में तीसरा चौथा ले लिया, स्पर्श में तीसरा चौथा ले लिया, स्वर क्या है आपके 11 यहाँ हो गई। तो इनकी जो संख्या हुई वो कितनी हो गई, यहाँ पर इनकी संख्या कुल अघोष वर्ण। तो ये कितने थे, 10 और 3 13, 10 और 3 यहाँ पर क्या है आपके 13 वर्ण। लेकिन इसमें एक चीज आपको और जोड़नी है कि यहाँ पर जो एक का आप प्रयोग करते हो अनुस्वार का, एक प्रयोग करते हो विसर्ग का। तो जो ये विसर्ग वाला है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। एक किसका प्रयोग कर रहे हो आप, अनुस्वार, क्योंकि उसका भी तो उच्चारण करोगे, तब उच्चारण होगी, या तो उसमें कंपन करोगे या फिर नहीं करोगे। जी, तो ये क्या हो गया जी आपकी वर्णमाला के अंतर्गत, जब हम स्वर और व्यंजन की बात करते हैं 10 वर्ण कहलाए आपके स्पर्श व्यंजन, ठीक है, और इसमें 3 वर्ण कहलाए आपके यहाँ ऊष्म के अंतर्गत। तो टोटल संख्या 13 हो गई, ठीक है। ऐसे ही अगर हम प्रयोग, वो तो इसी में करेंगे, ट ठे जो है उत्क्षेपित व्यंजन का प्रयोग जब हम ट वर्ग में प्रयोग कर रहे हैं उसी में जाएंगे, ठीक है, उसको अलग नहीं करना है। ऐसे संयुक्त व्यंजन है। तो ये दो जो व्यंजन होते हैं हमारे, एक तो उत्क्षेपित व्यंजन, इसका आपको ध्यान रखना है। तो उत्क्षेपित जो व्यंजन होता है वो कहाँ से बन रहे हैं, आपके ट वर्ग से बन रहे हैं, और ट वर्ग के अंतर्गत वो किस में आते हैं, ट ठ ड और ढ। तो इसका मतलब क्या है, ये तीसरा और चौथा है। तो तीसरा चौथा किस में लेते हैं, वो आ गए आपके यहाँ पे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। वो कहाँ आ गए आपके, तीसरे और चौथे में आ गए, ठीक है, उत्क्षेपित व्यंजन। ऐसे ही जो संयुक्त व्यंजन है वो किन से मिलके बनते हैं, इन व्यंजनों से मिलके बनते हैं। तो उनका अलग से यहाँ पे कोई भी घोष और घोष के अंतर्गत हम विधान नहीं करते हैं। तो इस तरीके से आपसे पूछा जाएगा कि स्पर्श स्वर और व्यंजन में कुल कितने जो है आपके घोष है, कुल कितने जो है आपके अघोष है। इसके बाद आपका आ गया जी यहाँ पे अल्पप्राण महाप्राण। क्या है आपका, अल्प प्राण और महाप्राण। इसके बाद है आपका प्राणत्व के आधार पर, प्राणत्व के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। प्राणत्व के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण, ये भी 2 प्रकार का होता है, एक अल्पप्राण और दूसरा क्या होता है, महाप्राण। वर्णों के उच्चारण, वर्णों के उच्चारण करने के क्रम में
वायु का कम या अधिक निकलना क्रम में श्वास वायु का कम या अधिक निकलना प्राणत्वय कहलाता है। प्राणत्वय कहलाता है। तो कुछ वर्णों में वायु कम निकलती है और कुछ में क्या है, ज्यादा निकलती है। अभी इसमें क्या हो गया जी हमारा, एक तो हो गया आपका यहाँ पे अल्प प्राण, क्या हो गया जी, अल्प प्राण वर्ण। तो जो अल्प प्राण वर्ण है वे क्या कहलाए, जिन वर्णों के उच्चारण, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय थोड़ी श्वास वायु निकलती हो या कम निकलती हो, तो ये क्या कहलाएंगे आपके, जैसे यहाँ पे आपने क्या ले लिया, स्वर वर्ण। तो सभी 11 स्वर क्या है आपके, अल्प प्राण है। ठीक है। इसके बाद में आपने स्पर्श व्यंजन पढ़ा है। क्या पढ़ा है आपने, स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा जो वर्ण है वो क्या कहलाया आपका, अल्प प्राण। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण। इसके बाद में क्या है आपका, अंतस्थ वर्ण। तो अंतस्थ वर्ण कौन कौन से होते हैं आपके, ये, रे, ले और वे, ये चारों के चारों वर्ण। ठीक है। इसके बाद में ओस में चले जाएंगे आपके उधर, यहाँ किसका प्रयोग करेंगे, अनुस्वार चिन्ह का प्रयोग। तो अनुस्वार चिन्ह किस में आ जाएगा, ये योग वाह में आ जाता है ना, ये वाला अनुस्वार चिन्ह, और इसमें आएगा आपका एक वर्ण ये वाला। ठीक है। अब जब हम केवल स्वर और व्यंजन की बात करते हैं तो यहाँ 15 तो हो गए जी आपके, ये 5 इसके, 5 इसके, 5 इसके, 15, 15 और 4 19। ठीक है। 19 और एक ही अयोगवाह में 20 मान लो, और ये आपके 31 हो गए। अगर आप अयोगवाह का मानोगे, ये ध्यान रखना, ये किस में आता है, अनुस्वार और विसर्ग अयोगवाह में। तो अनुस्वार आपका अल्पप्राण में है। लेकिन जब हम स्वर और व्यंजन की दृष्टि से कहें तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, 15 4 19, 19 1 20, टोटल ये जो हो गए आपके, ये कितने हो गए आपके, 30 हो गए। तो 30 वर्ण, और एक आपका क्या हो गया, ये वाला हो गया। ठीक है। तो ये 30 वर्ण क्या है, जिनमें वायु कम निकलती है, वो क्या कहलाते हैं आपके, अल्प प्राण वर्ण कहलाते हैं। अब जो बच जाएगा वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे आपके, महाप्राण वर्ण होंगे। देखो दूसरा क्या है आपका, महाप्राण वर्ण। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय अधिक श्वास वायु
जिन वर्णों का उच्चारण करते समय अधिक श्वास वायु शरीर से बाहर निकलती हो वो क्या कहलाता है आपका महाप्राण। जैसे आपने सारे स्वर तो वहां ले लिए, तो इसमें क्या आ जाएगा स्पर्श व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन में प्रत्येक वर्ग दूसरा और चौथा, ठीक है, दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाए। जब स्वर उधर ले लिए थे तो उसमें तो कोई बचा नहीं। स्पर्श में क्या था, पहला तीसरा पांचवा ले लिया था आपने, यहाँ पहला तीसरा पांचवा। अंतस्थ आपके यहाँ आ गए, तो यहाँ क्या आ जाएंगे आपके ऊष्म, यहाँ आ गए आपके ऊष्म व्यंजन। तो ऊष्म व्यंजन में कौन कौन से है जी आपके 1 2 3 और 1 4। इनकी टोटल संख्या कितनी हो गई, इनकी टोटल संख्या हुई आपकी 10 वर्ण और इनकी टोटल संख्या हो गई आपकी 4 वर्ण। 10 और 4 14। अगर मैं अयोग वाह की बात करूं, ठीक है, इसकी बात करूं अयोग वाह, तो वो अयोग वाह में क्या है आपका विसर्ग है। तो यहाँ पे ले लेता हूं विसर्ग वर्ण, और विसर्ग वर्ण कौन सा है आपका ये वाला है विसर्ग वर्ण ये। और इनकी संख्या कितनी हो गई, इनकी संख्या हो गई आपकी 1। तो वैसे तो 10 और 4 14 ही होते हैं। अगर आप अयोग वाह को काउंट करेंगे विसर्ग को, तो एक वर्ण आपका ये वाला हो गया। तो ये क्या है आपके जिनमें वायु ज्यादा है। जैसे प्रातः आप प्रयोग करो, प्रातः तय का प्रयोग करोगे तो वो वायु ज्यादा निकलेगी, क्योंकि उस पर विसर्ग लगा हुआ है। पुनः में नय का जब आप उच्चारण करोगे वायु ज्यादा निकलेगी, क्यों, क्योंकि उसमें विसर्ग लगा है, ठीक है। जहां अनुस्वार का प्रयोग करेंगे हम ऊपर, जैसे संजय का प्रयोग करेंगे तो वहां वायु कम निकलती है जब हम अनुस्वार का प्रयोग करते हैं इस वाले बिंदु का। तो इसीलिए यहाँ पे जो अयोग वाह 2 होते हैं हमारे, एक होता है अनुस्वार चिन्ह के रूप में और दूसरा क्या होता है मूल अयोग वाह में आपका विसर्ग आता है। तो एक में वायु कम निकलती है, एक में वायु ज्यादा निकलती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर ये चीजें आपको क्लियर हो गई हो, अर्थात ये जो पूरा वर्गीकरण आपके सामने है वो किसी भी रूप में पूछ सकता है। हमने आपको ये चीजें करके दिखाई कि ये जो घोषत्व के आधार पे और प्राणत्व के आधार पे आपकी वायु निकलती है, ठीक है जी। ये वाला आपका जो है कंप्लीट हो गया एक भेद। तो बाह्य पर्यटन जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, एक घोष के आधार पे, एक प्राणत्व के आधार पे जी, वहीं पे हो। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये क्या था घोष कंपन और ये क्या था प्राण वायु के आधार पे। अगर यहाँ तक सारी चीज क्लियर है तो ये है आपका घोषत्व के आधार पे 2 भेद। एक आपने यहाँ पे क्या पढ़ा घोष के रूप में और दूसरा क्या पढ़ा आपने अघोष के रूप में। ऐसे फिर प्राणत्व के आधार पे भी आपके 2 है, एक आपका अल्प प्राण है जिसके अंदर ये सारे वर्ण आ गए और दूसरा आपका क्या है महाप्राण है। यहाँ तक चीजें क्लियर हुई हो तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। अगर किसी का डाउट है तो आप अपना डाउट पूछिए। जी किसी का कोई डाउट?
वेरी गुड। पीडीएफ नोट्स की कैटेगरी में है। पीडीएफ क्या है? नोट्स की कैटेगरी में। चलो जी जी, थैंक यू। आगे बढ़िए। इसके बाद आ गया हमारा यहाँ पे बाह्य प्रयत्न, तो कंप्लीट हो गया। अभ्यंतर या अभ्यंतर प्रयत्न, ये कौन सा होता है जी? वर्णों का उच्चारण करते समय, वर्णों का उच्चारण करते समय शरीर के अंदर को होने वाले, वर्णों का उच्चारण करते समय शरीर के अंदर होने वाले परिवर्तन को अभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। इन्हीं की संख्या अभ्यंतर प्रयत्न के प्रकार अभ्यंतर प्रयत्न के प्रकार, और ये प्रकार होते हैं 4। अभ्यंतर प्रयत्न के कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार हैं। इनमें से एक होता है आपका स्पष्ट प्रयत्न। क्या होता है? स्पष्ट प्रयत्न। दूसरा होता है ईषद स्पष्ट। एक होता है विवृत प्रयत्न। और एक होगा फिर 4th आपका ईषद विवृत। तो यहाँ स्पष्ट किसको कहते हैं जी? इन शब्दों को एक बार देख लो। स्पष्ट जो शब्द है इसका मीनिंग होता है स्पर्श। क्या होता है? स्पर्श। ईषद का अर्थ होता है कुछ। विवृत का अर्थ होता है खुलना। विवृत का अर्थ क्या होता है? खुलना। ठीक है, ये शब्द प्रयोग किया है ना हमने। स्पष्ट प्रयत्न का मतलब तो प्रयास होता है, तो स्पष्ट का मतलब क्या होगा? जिसमें स्पर्श हो।
ईसद स्पर्श का जिसमें थोड़ा सा स्पर्श हो, विव्रत मतलब खुलना, जिसमें हमारा मुख खुल जाए, और ईसद विव्रत जिसमें थोड़ा मुख खुले। तो ये जो हमारी पूरी वर्णमाला है, इसको जब हम इसके अंतर्गत रखते हैं तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है जो हमारे स्पर्श व्यंजन है, ठीक है, जो क्या है हमारे सभी स्पर्श व्यंजन, सभी स्पर्श व्यंजन कितनी संख्या है उनकी, कै से लेकर मैं तक। स्पर्श व्यंजन कै से मैं तक कितने होते हैं, 25, 25 आपके क्या हो जाएंगे, स्पर्श हो जाएंगे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही ईसद स्पष्ट में क्या आ जाएंगे आपके, जिसमें कम मुख खुलता है, सभी स्वर वर्ण, और ये सभी स्वर्ण वर्ण में क्या आते हैं आपके, आपके 11 वर्ण आते हैं। कितने हो जाएंगे आपके, 11 वर्ण। इसके बाद विव्रत, विव्रत में क्या आता है, अंतस्थ वर्ण, इसमें क्या आ गया आपका, अंतस्थ वर्ण, और ये कौन से होते हैं, ये रे लेव, इनकी संख्या 4। ईसद विव्रत ऊष्म वर्ण, ये क्या है आपके, ऊष्म व्यंजन, इसमें क्या आएंगे आपके, से और है, कितनी संख्या, 4 वर्ण, इनके कितने, 4 वर्ण। तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसे हम 11 स्वर का उच्चारण करें ए आ, तो उसमें क्या है, हमारा मुख थोड़ा खुल रहा है, वायु भी जो श्वास वायु है वो भी कम स्पर्श कर रही है, ठीक है। विव्रत में जैसे हम यह का प्रयोग करें, ये रे ले वे, तो इसमें मुंह खुल रहा है, और इसमें से में से इसमें हमारा थोड़ा सा मुंह खुल रहा है। तो इसी की वजह से पूरी वर्णमाला आपके सामने रख दी गई। ईसद स्पष्ट आपके सारे स्वर क्या लाए, स्पष्ट में आपके स्पर्श व्यंजन आ गए सारे के सारे, अंतस्थ में ये ले वे आ गए, और ऊष्म के अंदर से है आ गए। तो ये क्या कहलाए आपके आभ्यंतर पर्यटन। जब आप वर्णों का उच्चारण करेंगे तो फिर शरीर के अंदर 4 प्रकार के परिवर्तन होंगे, और उन 4 प्रकार के परिवर्तनों को रख दिया गया यहाँ आपके सामने। इसके अलावा प्यार दोस्तों, ये पूरी वर्णमाला के 5 सेक्शन कंप्लीट हो गए। आज फिर दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो है संधि। कौन सा टॉपिक है, संधि। पहला जो क्वेश्चन बना हमारा संधि का वो है यहाँ पे शब्द संरचना। शब्द संरचना, शब्द संरचना क्या है जी, ये बना है सम और धी। क्लियर, में लिखिए सम क्या है, उपसर्ग है, दूसरा बना शाब्दिक अर्थ, दूसरा क्या है आपका शाब्दिक अर्थ होता है संधि का योग, मेल और सुलह। तीसरा क्वेश्चन बना है परिभाषा। परिभाषा क्या है, दो निकटवर्ती वर्णों का मेल, निकटवर्ती वर्णों का मेल। फिर इसके बाद में यहाँ पे बना उदाहरण। उदाहरण कौन से हो गए, हमने यहाँ पे ले लिया देवालय। ये शब्द क्या है, देवताओं का जो घर है उसको देवालय कहते हैं। इधर से क्या ले लिया हमने, इस वे में से ले लिया हमने यहाँ ए, और इधर से क्या ले लिया, इधर से ले लिया आ। इन दोनों को मिलके क्या बन गया आपका आ बन गया। तो संधि किसे कह रहे हैं, संधि कह रहे हैं हम ये आपने जो दो वर्ण यहाँ पे मिलाए हैं ये और ये, इसको हम संधि कह रहे हैं। ये कहाँ है यहाँ पर, वो है इस रूप में यहाँ पे। क्लियर। इसके बाद
इसके बाद फिर यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन हमारा बनता है भेद। क्या है? संधि के भेद, और वो भेद है हमारे 3, और इन 3 भेदों में एक भेद है हमारा स्वर संधि, दूसरा भेद है हमारा व्यंजन संधि, व्यंजन संधि, और तीसरा भेद है हमारा विसर्ग संधि। 3 ही भेद क्यों हुए? 4 क्यों नहीं हुए, या 2 क्यों नहीं हुआ? यहाँ डेफिनेशन में क्या लिखा आपने? 2 निकटवर्ती वर्णों का मेल। और वर्ण कितने होते हैं? स्वर और व्यंजन 2 रूप में, और एक तीसरा अयोगवाह के रूप में। एक तो स्वर वर्ण पढ़े आपने, व्यंजन वर्ण पढ़े, और ये किस में आता है? अयोगवाह में आता है। ये किस में आता है? अयोगवाह। तो जब वर्ण के भेद 3 है, स्वर व्यंजन अयोगवाह, और वर्णों के मेल को हम संधि कह रहे हैं, तो जितने भेद वर्ण के होंगे उतने ही भेद संधि के होंगे। फिर इस संधि का जो कॉन्सेप्ट है, इसका काम क्या है? संधि के कार्य, संधि के कार्य क्या कार्य है? एक तो 2 पुराने शब्दों से नए शब्द का निर्माण करना। नए शब्द का अर्थ, नए शब्द का अर्थ पुराने शब्द के, नए शब्द का अर्थ पुराने शब्दों के अनुसार रखना। तीसरा, शब्द को छोटा करना, शब्द की संरचना को छोटा करना। ये काम किसका है? संधि का है। अब हमारे समाज में बहुत सारी वस्तु, पदार्थ, व्यक्ति, प्राणी के अनेक नाम हम रखते हैं, लेकिन रोज नई वस्तु, नए पदार्थ, नए प्राणी जन्म लेते हैं। तो फिर इतने शब्द कहाँ से लाए कि उनके जो नामकरण हम करते हैं, प्रोडक्ट के नाम हम देते हैं, तो उसमें फिर हम क्या करते हैं? जो पुराने ऑलरेडी हम प्रयोग में ला रहे हैं शब्द, उन शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं। जैसे यहाँ देव कह रहे हैं देवताओं को, आल्य कह रहे हैं घर को। तो देवताओं के लिए देव शब्द का प्रयोग हम करते आए थे, घर के लिए आल्य करते आए थे। तो हुआ क्या कि ये देव और आल्य को उठाया और उनके 2 निकटवर्ती वर्णों को आपस में मिलाया। तो जब आपस में कोई 2 चीज मिलेगी, तो जो ये इधर वाली चीज है इसका लास्ट वाला भाग, और जो इधर वाली चीज है इसका पहला भाग आपस में मिलेगा। तो इनको अगर 2 मिलाना है, मेरी ये 2 उंगली अलग अलग, तो एक का तो आगे वाला सिरा है और एक का जो है अंतिम भाग है। तो ये आपको ध्यान, इसका तो अंतिम भाग है ये, और इसका पहले वाला आपस में मिला, तो ये क्या बना है? आ, इसीलिए देवाल्य बन गया। अगर संधि नहीं होती तो आप देवाल्य कैसे बनाते? आप देवाल्य बनाते ऐसे। तो संधि ने क्या किया? संधि ने 2 पुराने शब्दों से नए शब्द का निर्माण किया। संधि ने शब्द की संरचना को छोटा किया। ये देखो कितना बड़ा है। संधि ने इनका, जिसका जो अर्थ है ना पुराने शब्दों का, वही अर्थ आपका देवाल्य का भी है। तो देव, देवता, आल्य घर, जो देवताओं का घर है वो देवाल्य है। यही कार्य संधि के हैं। 2 पुराने शब्दों के निकटवर्ती वर्णों के माध्यम से नए शब्द का निर्माण करना। नए शब्द का अर्थ पुराने शब्दों के अनुसार रखना। नया अर्थ नहीं बनेगा, जो पुरानों के थे वही बनेगा। शब्द की संरचना को छोटा करना, अदरवाइज आपका ऐसे बनता अगर संधि नहीं होती। ठीक है, तो ये शब्द संरचना है। संधि में कौन सा उपसर्ग है? संधि में सम उपसर्ग है। संधि का शाब्दिक अर्थ योग है। किन का योग? वर्णों का योग। संधि में मेल होता है 2 वर्णों में, 2 वर्णों में सुलह होती है। जैसे यहाँ दोनों में सुलह हो गई, ये बन गया आपका आ, इसी वजह से यहाँ आ गया आपका आ। तो 2 निकटवर्ती वर्णों का मेल क्या कहलाता है? संधि।
और शब्दों का मेल क्या कहलाता है? समास। ठीक है, संधि के कितने भेद होते हैं? वो स्वर संधि के भेद नहीं पूछ रहा है, संधि के भेद पूछ रहा है। तो संधि के इतने भेद होंगे जितने वर्णों के होंगे, स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि। संधि के कार्य आपको बताए दी। अब किसकी बात करेंगे? अब बात करेंगे हम यहाँ स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के भेद, और स्वर संधि के भेद होते हैं 5। और इन 5 भेदों में हम क्या पढ़ेंगे? एक तो है प्यारे दोस्तों आपका दीर्घ संधि। अगर यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई हो तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। दीर्घ संधि, इसके बाद में यण संधि, तीसरा क्या है आपका? गुण संधि। इसको लेंगे कल वाली क्लास में, गुण संधि। इसके बाद में क्या है जी आपका? वृद्धि संधि। कौन सी संधि? वृद्धि संधि। और 5वां क्या है आपकी? अयादि संधि। 5वां क्या है? अयादि संधि। तो ये आपको ध्यान रखना है, दीर्घ, यण, गुण, वृद्धि और अयादि संधि। ठीक है, तो ये थे आपके निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संधि का भेद नहीं है? इन 5 को छोड़ के जो आ जाए स्वर संधि का भेद नहीं है। निम्न में से कौन सा स्वर संधि का भेद है? इनमें से जो आ जाए दीर्घ, यण, गुण, वृद्धि और अयादि। तो कल पढ़ेंगे शॉर्ट ट्रिक के साथ स्वर संधि के भेदों को। अगर यहाँ तक सारी चीज क्लियर हो गई हो तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए जी। गौरव यादव, दोबारा से कल वाली क्लास आप सुन लो, अपने आप चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो ध्यान रखना है हिंदी शब्दकोश में वर्णों व शब्दों के अंदर सबसे पहले आप अर्धचंद बिंदु का प्रयोग करो, फिर अनुस्वार का करो, फिर स्वर का प्रयोग करो, ए आई यू का। ठीक है, तो उसके बाद में फिर आप विसर्ग का प्रयोग करो। तो जो कंडीशन बताइए उसी के आधार पे आप ले लो। ठीक, जहां आपको ध्यान रखना 2 कॉमन हो तो तीसरे पे जाओ। ठीक है, 1 कॉमन हो तो दूसरे पे जाओ, उसके आधार पे आप बता पाओगे। तो जो चीज आप फर्स्ट टाइम पढ़े हो तो उसमें कई बार आप यकीन नहीं करते, भरोसा नहीं करते हैं, और यही कारण है कि फिर उस चीज में आपके डाउट बनने लगते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि वर्णमाला के लाइफ में पहली बार 5 सेक्शन आपने कंप्लीट किए, वो वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है। और उसी से जुड़ा हुआ, वर्णों से जुड़ा हुआ दूसरा टॉपिक हमारा संधि है, और संधि से जुड़ा हुआ हमारा टॉपिक उपसर्ग और प्रत्यय है। तो यहाँ सारी चीजें चलेगी सीक्वेंस में। तो पहला जो ग्रुप है उसके अंदर हमारा वर्णमाला, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय और वर्तनी, इस तरीके से हम अपने पहले ग्रुप को कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही। सभी दोस्तों को नमस्कार, धन्यवाद। कल मेरी क्लास हो भी सकती है, नहीं भी, एक बार टाइम टेबल देख के जरूर आप लाइव।